गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस देखी थी लास्ट क्लास पे। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में हमने देखा था कि जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं तो हमारा वर्क डन दोनों ही केसेस में 0 हो जाता है, और आइसोबारिक प्रोसेस में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया था। वर्क डन इरिवर्सिबल और वर्क डन रिवर्सिबल दोनों सेम हो गए थे। इसके बाद हमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस को चेक किया था, और वहां पर हमने देखा था कि वर्क डन इरिवर्सिबल और वर्क डन रिवर्सिबल दोनों केसेस में क्या होंगे। वर्क डन रिवर्सिबल वही फिजिक्स वाला जो फॉर्मूला आया था, वो नेगेटिव साइन के साथ था। आज जरा बात करेंगे कंप्रेशन के टाइम की, क्योंकि एक्सपेंशन को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। जस्ट कंप्रेशन भी देख लेते हैं। और कंप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे मैं लिख देता हूं आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन। फाइन, ये हमने पीवी पहले कंप्रेशन का, पहले रिवर्सिबल प्रोसेस का बना लें। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, उससे एक आपको कंपैरिजन करने के लिए आसान हो जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, और क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो ए और बी कुछ इस तरह से आपको पोजीशन दी गई। यहां पर ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2, आप V इनिशियल V फाइनल भी कह सकते हैं, और प्रेशर आपका P1 और P2 हो गया। देखिए मैं सारे ही केसेस लेते चल रहा हूं, कभी PA PB ले रहा हूं, कभी P इनिशियल B इनिशियल ले रहा हूं, और कभी PA VA। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से मिल सकता है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अब अगर आप बात करें, चलिए इसको हम ना यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, तो एरिया अगर आप देखें तो ये जो येलो कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपका वर्क डन। तो इसको आप कहेंगे W रिवर्सिबल, ये जो येलो कलर वाला एरिया दिख रहा है आपको। फाइन, चलिए अब आगे बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है कि यहां पर आपका ये ग्राफ नहीं बनेगा, आपके पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो। अब जरा ध्यान दीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा था, जब कंप्रेशन होता है, अभी मैं सिंगल स्टेप ले रहा हूं, ये आपकी सिंगल स्टेप या सिंगल स्टेज जो भी आप कहना चाहें, सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल है, ये आपको गिवन है। हाँ जी, यहां पर P एक्सटर्नल क्या होगा? कंप्रेशन के टाइम पर मैंने आपसे क्या कहा था, कंप्रेशन के टाइम पर P एक्सटर्नल जो है वो आपका P2 हायर प्रेशर जो है वो आपका P एक्सटर्नल हो जाएगा। कंप्रेशन तभी होगा, हाँ जी, जब एक्सटर्नल प्रेशर हायर होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो अब अगर आप इस एरिया को देखना चाहें, मैं येलो सॉरी ग्रीन कलर से इसको दिखा देती हूं। चलिए आपको ये जो एरिया आपको दिखेगा ग्रीन कलर से, जो आपको दिख रहा है, ये एरिया आपका कंप्रेशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपका ग्राफ नहीं बन रहा होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। बस आप इसे इस एरिया के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन इरिवर्सिबल जो है वो हो जाएगा P2 V2 माइनस V1, P2 V2 माइनस V1 विद अ माइनस साइन। ठीक है,
हाँ, नेट में ये पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। क्यों पॉजिटिव आएगा? बिकॉज V2 माइनस V1 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब इसको हम फिर से देखते हैं जब ये 2 स्टेप या n स्टेप होगी। क्लियर है? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। अब बेटा यहां पर हमने बीच में एक पॉइंट और ले लिया है C, और अब ये हमारी हो गई 2 स्टेप या 2 स्टेज, जो भी आप कहना चाहें, 2 स्टेप या 2 स्टेज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसमें आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। ठीक है? तो अब अगर आप देखें तो पहले आपका वर्क डन होगा A से C जाने में, फिर आपका वर्क डन होगा C से B जाने में। बहुत ध्यान से। और लेट से ये प्रेशर और वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम VC और PC और VC कह देते हैं अभी। ठीक है? PC और VC हमने कह दिया। चलिए, तो वर्क डन A टू C क्या होगा? माइनस हायर PC। ओके, हायर प्रेशर PC है। ओके, फिर वॉल्यूम VC माइनस V1। ये बात समझ में आई? हाँ, आप इनिशियल फाइनल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट ये आपका आ जाएगा। और WCB, C से B जाएंगे पहले। अच्छा, इसको जरा एरिया से भी दिखा दें आपको। ये वाला ग्रीन एरिया जो है, ये आपका वर्क डन होगा कहां? A टू C। प्लीज ध्यान रखिएगा, कंप्रेशन हो रहा है, मैं यहां लिख दूं, ये कंप्रेशन है। हाँ, एक्सपेंशन को लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, अब अगर हम फिर आगे बात करें तो C से B जाने में कितना वर्क डन होगा? प्रेशर क्या लेंगे? PB। और वॉल्यूम आपका हो जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, V2 माइनस VC। चेक कीजिए जरा, क्या ये आ रहा है? तो टोटल जो वर्क डन 2 स्टेप प्रोसेस में हमारा आया, या आप इसे ACB भी कह सकते हैं। ठीक है? 2 स्टेप में गए, A से C पे गए, C से B में गए। ये आपका हो जाएगा माइनस PC VC माइनस V1 प्लस माइनस लिख देते हैं। ओके, ये समझ में आया माइनस क्यों लिखा? हाँ, प्लस माइनस PB इंटू V2 माइनस VC है। ओके, बिल्कुल इसे नोट कीजिएगा। तो ये फॉर्मूले रटे नहीं जा सकते बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन इनको फायदा नहीं है ना। आप स्टेप्स देखिए कि वहां 3 स्टेप आ गया, तो 3 स्टेप में समझिए उसको। ओके, इस एरिया को, सेकंड वाला जो एरिया है ना WCB, इसको अगर हम यहां देखें तो क्या ये वाला एरिया होगा बेटा? चेक कीजिए जरा, P2 इंटू V2 माइनस VC, ये वाला रेक्टेंगल बनेगा। ओके, तो यहां पे आप कह सकते हैं W2 स्टेप कंप्रेशन के टाइम पर जो वर्क डन होगा वो W1 स्टेप कंप्रेशन से कम होगा। देखिए, दोनों एरिया को कंपेयर कीजिए। पहले कितना था? ग्रीन वाला एरिया देखिए, पहले पूरा एरिया यहां तक था। ये जो येलो कलर से मैं आपको दिखा, या रेड कलर से दिखा देता हूं, ये रेड कलर वाला एरिया अब मिसिंग है। ये एरिया अब नहीं है। समझ में आया? तो पहले वाले से एरिया कम हो चुका, ये वाला एरिया कम हो गया यहां पे 2 स्टेप में। और इसी तरह से अगर आप इनफाइनाइट स्टेप चले जाएं, W इनफाइनाइट स्टेप, तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा W रिवर्सिबल। इनफाइनाइट स्टेप W रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं कि W रिवर्सिबल और W इरिवर्सिबल में कौन ज्यादा हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, कौन सा प्रेशर लेना है। सारी चीजें आपको लिखा दी गई हैं, एक पेपर में इनको बनाइए। हाँ, आप देखेंगे एक पेपर में सारी चीजें आ जाएंगी बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स। केवल W रिवर्सिबल ये होता है और उसको
एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद 2-3 बार रिवीजन आप कीजिए और उसके बाद उन पेपर को अपने सामने चिपका लीजिए कहीं पे। विद इन अ वीक आपको ये चीजें अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। फाइन, तो नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं जो है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो फोर्थ प्रोसेस देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। आप सबको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस DQ इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हम फिजिक्स में जब पढ़ रहे थे तो हमने इसे देखा था। और यहां पर अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो DU इज इक्वल टू DQ प्लस DW या Q प्लस W जैसा आप लिखना चाहें। और जब DQ की वैल्यू 0 डालेंगे तो आप कहेंगे DU इज इक्वल टू DW। ये हमारी कंडीशन हो जाती है। फिजिक्स में ये नेगेटिव साइन के साथ आया था, यहां पर DU इज इक्वल टू DW आ जाता है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए DU आप सबको पता है, DU हमारा क्या होता है, NCV dt। फाइन, और DW भी आपको पता है ये क्या होता है, -P dV। और अगर आपको याद हो इससे हमने फर्दर इसे पूरा इक्वेट करके डिराइव किया था और हमारे पास इक्वेशन आ गई थी TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक इक्वेशन ये आई थी और PV में ये रिलेशन आया था PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां पर गामा की वैल्यू CP बाय CV, ठीक है। यस, मैंने यहाँ पे TV और PV दिखाया, आप चाहें तो PT के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब बात आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, फिजिक्स में तो केवल रिवर्सिबल की बात हो रही थी। तो जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल में, और उसके लिए भी हम आइडियल गैस के लिए पहले ले लेते हैं, फॉर आइडियल गैस, ओके। तो W रिवर्सिबल एडियाबेटिक अगर मैं लिखना चाहूं तो वही फिजिक्स वाला ही आएगा। आप इसे NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T थी। बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, अब अगर हम T फाइनल को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो T फाइनल अगर नहीं दिया जा रहा है तो PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करके, यस, या PV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट यूज करके आप जो चीज गिवन नहीं है और आपकी रिक्वायरमेंट है उसे आप निकाल सकते हैं। फाइन, ओके। तो अगर T फाइनल गिवन नहीं है तो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आप यहां से निकाल लीजिए। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते। यहीं पे हमने देखा था कि W रिवर्सिबल जो हमारे पास आया था, CV की अगर आप यहां वैल्यू रख दें तो NR डेल्टा T बाय गामा -1, NR डेल्टा T बाय गामा -1 ये आया था। और इसी को हमने लिखा था P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा -1। प्लीज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्लस माइनस साइन W में डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले जो हैं वो आगे पीछे होते हैं, ओके। या प्लस माइनस साइन लगा होगा आगे पीछे, मतलब वहां पे P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा -1 था, ठीक है। तो थोड़ा सा बस ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए आपने लिख दिया। अब कहानी है इरिवर्सिबल की। अच्छा, इरिवर्सिबल वैसे लगता है कि अरे क्या होगा, फॉर्मूला तो सबके लिए एक ही है ना। तो आप चाहें तो W इरिवर्सिबल लिख दीजिए, वो आपका था -P एक्सटर्नल V फाइनल -V इनिशियल। देखिए, ठीक है।
अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आइडियल गैस की, फॉर आइडियल गैस, W इरिवर्सिबल को मैं लिख सकता हूं, देखिएगा, NCV, इसको रट लेना, T फाइनल स्टार। प्लीज ये सबसे बड़ी गलती होती है, जो T फाइनल रिवर्सिबल में आता है, इरिवर्सिबल में वो T फाइनल नहीं होता। फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अलग अलग होते हैं। एडियाबेटिक में बस यही एक पेच फंसता है, ठीक। आइसोथर्मल में तो यह टेम्परेचर कांस्टेंट था, इनिशियल लो फाइनल लो बराबर आता था। एडियाबेटिक में ये जो फाइनल टेम्परेचर है, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सेम नहीं होता, ठीक है जी। तो आप चाहें तो स्टार के साथ, हाँ जी, डबल स्टार के साथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, T फाइनल स्टार फॉर irreversible adiabatic process is different than T final for reversible adiabatic process। हाँ जी, देखिए, डेल्टा Q 0 है और आपका डेल्टा V, बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसको अगर समझें, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। मैं अगर यहां पे लिखूं NCV T फाइनल स्टार माइनस T इनिशियल, यही मैंने आपसे कहा, वर्क डन है। और ये आपका होता है माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर है? यहां पे देखिए, NR बाय गामा माइनस 1 T फाइनल स्टार माइनस T इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना, वहां से तो आपने प्रोसेस शुरू की है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी जो वर्क डन है वो डिफरेंट हो रहा है, यस। तो यहां पे आप लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल, V फाइनल की जगह क्या आएगा, NRT फाइनल स्टार अपॉन P फाइनल माइनस NRT इनिशियल बाय P इनिशियल। PV इज इक्वल टू NRT आइडियल गैस के लिए मैंने लगा दिया, ठीक है। चलिए, तो यहां से ओके, अगर मैं ये NR को कैंसिल कर दूं, देखिए ये NR कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया T फाइनल कैलकुलेट करने का, रिवर्सिबल से जो डिफरेंट है इरिवर्सिबल में उसको। तो T फाइनल स्टार माइनस T इनिशियल बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल T फाइनल स्टार बाय P फाइनल माइनस T इनिशियल बाय P इनिशियल। और इसको रट लो तो बेहतर है, क्योंकि वहां ये कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस जो है उस पे कैलकुलेट करने के लिए क्या है, ठीक है। अच्छा, ये तो अगर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला, कई बार जो है केवल ये पूछा जाता है कि टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, तो उसके लिए एक लाइन लिख लीजिए, फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी, लिखिएगा, इन केस ऑफ adiabatic expansion, in case of adiabatic expansion, temperature decreases, है ना, ये तो वैसे भी पता है आपको। हाँ, एंड इन केस ऑफ, भाई फिजिक्स में भी तो यही पढ़ा था, adiabatic compression, temperature increases। हाँ जी,
ठीक है। अब ये लाइन जब हमने लिखी तो फिजिक्स में तो केवल ये किसके लिए था, रिवर्सिबल के लिए था, बट दिस इज ट्रू फॉर, नोट कर लो, ट्रू फॉर रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल बोथ। हाँ, किसी ने दिमाग लगाया, बोला रिवर्सिबल में ऐसा होता तो इररिवर्सिबल में उसका उल्टा हो जाता है, ऐसा कुछ मत कर देना, ठीक है। हाँ, तो दोनों ही केसेस में चीजें ये तो सेम रहती हैं। डिफरेंस क्या बताया मैंने आपको, जो फाइनल टेम्परेचर है, जो फाइनल टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। तो जरा देखें कि क्या फर्क पड़ता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। फॉर एक्सपेंशन, अब इररिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, लिख लो, इररिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एक्सपेंशन, आप इस जो इक्वेशन मैंने आपको ऊपर निकाली उससे अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा, लेकिन ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, फॉर एक्सपेंशन टी फाइनल स्टार इज ग्रेटर देन टी फाइनल। जरा समझिएगा, ये टी फाइनल स्टार क्या है, ये इररिवर्सिबल प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर है, और टी एफ जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर। ये समझ में आया। तो यहां पर एक्सपेंशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि टी एफ स्टार टी एफ से ज्यादा होता है। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि कंप्रेशन में भी यही होता है। फॉर कंप्रेशन वहां पर भी यही होता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, एक लाइन याद करो, हमेशा के लिए याद हो जाए। तो फाइनल टेम्परेचर जो है एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एडियाबेटिक इररिवर्सिबल, दोनों में, चाहे कंप्रेशन हो रहा हो चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो, इररिवर्सिबल में हमेशा ज्यादा आएगा। यस, ठीक है, बिल्कुल। इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इन एडियाबेटिक irreversible process final temperature TF स्टार। अब वहां TF डैश या कुछ और भी दिया जा सकता है, मैंने TF स्टार कह दिया इसे, इज मोर देन एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस टेम्परेचर TF फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, फॉर बोथ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो अब देखिए, फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा दिया, और उसका जो नेट में रिजल्ट आया, जो कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको केवल मिल जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन द सेंस कि केवल आपसे ये पूछा गया भाई कि थ्योरी के बेसिस पे, हाँ, कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं करना है, वैल्यूज नहीं दी हुई है, बस ये पूछा कि भाई फाइनल टेम्परेचर किसमें ज्यादा होगा, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना कि इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, तो वो वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे बात करें। अब बेटा एक और टर्म है, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम इसे पीवी रिलेशन से डिफाइन करते थे, पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं।
अगर आप यहां पर जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप कहेंगे ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, आइसोबारिक। देख लीजिए P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी आइसोथर्मल हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यही x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 0.5, 0.25, 3, हाँ जो वैल्यू आप चाहें वो आप रख सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड प्रोसेस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, x की वैल्यू अगर आपने गामा रखी तो ये आपकी एडियाबेटिक हो जाएगी। एडिया PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपकी एडियाबेटिक हो जाएगी। ठीक है, हाँ बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने x की वैल्यू को इनफाइनाइट रख दिया तो ये आपकी आइसोकोरिक हो जाती है। ये थोड़ा सा समझना, ये कैसे समझते हैं, देखिए इसको लिखते हैं v p टू द पावर 1/x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कई बार समझ में नहीं आता। अब अगर आप देखेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तो 1/x आपका 0 हो जाएगा और ये v इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा जब आप कहेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। समझ में आ गया? तो x इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हमने फिजिक्स में भी इसे देखा था और वहां पर हमने देखा था एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने इसको निकाला था। अगर मैं यहां पे लिखूं केमिस्ट्री के टर्म्स में, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, डेल्टा U को मैं लिख सकता हूं आइडियल गैस के लिए NCV डेल्टा T। प्लीज ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, फॉर आइडियल गैस। रियल गैस के लिए आपको पता है डेल्टा U की वैल्यू कुछ अलग आएगी, एक टर्म और आ जाता था। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आप लिखेंगे NC डेल्टा T। ये C जो है ये प्रोसेस के लिए हो गया, ओके। और यहाँ पे W जब आप लिखेंगे तो W को आप लिख देंगे NR डेल्टा T बाय x माइनस 1। ये वर्क डन जो है आपका ना, ये आता है NR डेल्टा T बाय x माइनस 1। यहीं से आपकी वो इक्वेशन बनती है CV इज इक्वल टू C प्लस R बाय x माइनस 1, बिकॉज N डेल्टा T आपका सब जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने वहां पे आपसे कहा था कि आप इसको याद कर लीजिए, C इज इक्वल टू CV माइनस R बाय x माइनस 1, अगर आपको याद हो। क्लियर? इसमें जो ये R बाय x माइनस 1 वाला टर्म है, वो टर्म कहां से आ रहा है, वर्क डन से आ रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक। हाँ, फिजिक्स में आपने इसे कैसे याद किया था, देखिए C इज इक्वल टू CV प्लस R बाय 1 माइनस एक्स, ऐसे लिखा होगा शायद। देखिए बात देखिए, हाँ अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है वो जरा समझिएगा। ठीक, अगर आपका x की वैल्यू 1 से गामा के बीच में हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत रेयर केस में पूछा जाता है बट हो सकता है। अगर x की वैल्यू 1 और गामा के बीच में है, ठीक, तो यहां पर C जो है आपका वो लेस देन 0 हो जाएगा। चेक कीजिए, CV पॉजिटिव है। हाँ, मैं इसको आपको ऐसे भी दिखा दूं, CV की वैल्यू याद है, R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, ओके, या ऐसे ही लिख लो, माइनस वाले से लिख लो, माइनस वाले से लिख लो, माइनस, हाँ जी, x माइनस 1 ऐसे लिख लो। चलो C ये आ गई आपकी। ठीक, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, x की वैल्यू 1 और गामा के बीच में है, ये टर्म x माइनस 1 और गामा माइनस 1, ये टर्म स्मॉल हो जाएगा ध्यान से, तो ये टर्म आपका बड़ा हो जाएगा R बाय एक्स माइनस 1, किससे, इस वाले फर्स्ट टर्म से, और आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ जाएगा। चलिए एक बार करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैंने आपको दिया PV टू द पावर 5/4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है,
फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ऐसा मैंने आपको लिख दिया, फाइंड सी। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला लिखा, C इज इक्वल टू, मोनो एटॉमिक गैस है बेटा, तो गामा क्या हो जाएगा, पहले तो यहां देख लो, गामा क्या हो जाएगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए। आप चाहो तो सीधे CV भी लिख सकते हो, गामा की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि x की वैल्यू 1 और गामा के बीच में आ रही। ओके, आपने कहा सिर्फ 5/3 होता है, ठीक है, तो 1 5/3, इसके बीच में आपका आएगा 5/4, चेक करो जरा, 5/3, ये वैल्यू 1.67, ये 1 और ये 1.25 आ रहा है बीच में। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आपका गामा, सॉरी, अगर आपका x 1 और गामा के बीच में है तो C की वैल्यू देखिए अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। CV कितना, 3/2r, वेरी गुड, 3/2r, और माइनस r बाय, हाँ जी क्या लगते हैं, x माइनस 5/4 दिया हुआ है, -1, क्या आ रहा है, 3/2r माइनस 5 माइनस 4, 1 हो गया, ऊपर -4 आ गया, ठीक है, 8 माइनस 5/2r, ये आपका आंसर आएगा। यस, तो -2.5r, आपकी जो C है वो नेगेटिव हो गई, बात समझ में आई, C नेगेटिव हो गई। अब ये C नेगेटिव का खेल क्या है, C नेगेटिव का खेल क्या हो गया, जो आपकी Q थी वो NC डेल्टा T थी, अगर आपको याद हो, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T, बात समझ में आई। अब मान लीजिए डेल्टा T आपका पॉजिटिव है, डेल्टा T पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, और C आपका नेगेटिव है, तो Q कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। Q कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, बात समझ में आई। और अगर मैं आपसे कहूं मेरा डेल्टा 2 नेगेटिव है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और C मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा C नेगेटिव ही ले लो, अभी पहले C नेगेटिव ले लो, चलो C नेगेटिव ले लो, तो Q कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज ये डेल्टा T के साथ साथ C पे भी डिपेंड करती है। किसी प्रोसेस का C अगर नेगेटिव हो गया, किसी स्टैंडर्ड प्रोसेस में तो आपको C की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है ना, हाँ देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो जब आपके C की वैल्यू नेगेटिव होगी तो बहुत ध्यान रखना। तो 2-3 केसेस जिसमें कंपटीशन में फंसाते हैं, वो क्या है, C की वैल्यू आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है आपका वो होता है C की वैल्यू कांस्टेंट, और दूसरी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर कांस्टेंट है तो आप Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T लगा सकते हैं, बट अगर ये वेरिएबल है तो Q आपका हो जाता है इंटीग्रेशन C dt लिमिट T इनिशियल टू T फाइनल, बस इसका ध्यान रखना। और C पॉजिटिव नेगेटिव में एब्जॉर्ब और रिमूव वाला केस जो है उसका साइन रिवर्स होगा, तो देख लीजिएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिए कि कहां पे आपको फंसाया जा सकता है किसी कंपटीशन में। तो चीजें बहुत आसान है, लेकिन जनरली इन्हीं में गलतियां होती हैं। तो बेटा बात करेंगे एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी जो है उससे आप सीधे सीधे पता लगा सकते हैं रैंडमनेस का या डिसऑर्डरनेस का, ठीक है। सो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एंट्रोपी इज डायरेक्ट मेजरमेंट, एंट्रोपी इज अ डायरेक्ट मेजरमेंट
हाँ, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, रेंडमनेस, या आप इसे डिसऑर्डरनेस भी कह सकते हैं। हाँ, तो अगर मैं इसको एग्जांपल से समझने के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस और सॉलिड में रेंडमनेस किस में ज्यादा है? रेंडमनेस, अव्यवस्था। हाँ, ऑर्गेनाइज ना हो ना, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डर में ना हो। तो गैस के पार्टिकल आपका कुछ ऑर्डर होता नहीं, जिसकी जहां मर्जी वहां चल रहा है, भीड़ चल रही। और सॉलिड में क्या होगा? सॉलिड में तो एटम बड़े ऑर्गेनाइज वे में फिक्स होंगे, वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। ठीक है, तो रेंडमनेस जो है वो गैस की ज्यादा है। तो अगर आप देखिए, कई बार तो इसी पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ये लाइन लिख लीजिए, एंट्रोपी फॉर गैस is more than entropy for liquid is more than entropy for solid। बात समझ में आई? तो एंट्रोपी जिसकी ज्यादा होगी उसकी रेंडमनेस ज्यादा होगी, एक तो ये कहानी। अच्छा, अब सॉलिड में भी दो केसेस हो जाते हैं। हाँ, सॉलिड आपने पढ़ा होगा एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो बिल्कुल सही बात, एस सॉलिड में अगर आप एमॉर्फस की एंट्रोपी देखें, वो ज्यादा होगी क्रिस्टलाइन से, क्योंकि क्रिस्टलाइन जो है वो ऑर्डर्ड, मच, हाँ, कंपैरिजन में मच ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन इज मच ऑर्डर्ड इन कंपैरिजन टू एमॉर्फस। तो एंट्रोपी एमॉर्फस की ज्यादा हो। ठीक है, एक तो ये, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एंट्रोपी जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करती है। कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। एंट्रोपी समझना ज्यादा जरूरी बेटा। एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। आप ब्रैकेट में चाहें तो लिख लीजिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अभी समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार के साथ लिख लीजिए। इफ नंबर ऑफ मोल्स सेम, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में भी हैं और कंपटीशन में भी खूब आए हुए। ठीक है, कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा है। तो इफ नंबर ऑफ मोल्स सेम, अब नंबर ऑफ मोल्स सेम जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा H2 और H डॉट, 1 मोल दोनों ले लिए। ठीक, बोथ 1 मोल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि H2 जो है, ठीक, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, उसमें बॉन्ड है। तो यहां पर अगर मैं एंट्रोपी लिखूं तो H2 की एंट्रोपी H डॉट से ज्यादा होगी। एक और एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं एंट्रोपी N2O4 और एंट्रोपी NO2 की, हाँ जी, N2O4 और NO2, ध्यान रखिएगा मोल सेम लिए हैं मैंने, N2O4 भी 1 मोल है, NO2 भी 1 मोल है। तो यहां पर क्योंकि N2O4 में ज्यादा बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये एंट्रोपी ज्यादा हो। ठीक है, यस। अब इस पे क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, बट इफ मोल्स आर नॉट सेम, अगर ये सेम नहीं है तो क्या हो? अब सेम नहीं है मतलब अगर मैं आपसे कहूं H2 और S2H डॉट में, कुछ समझ में आया? यहां पर H2 के 1 मोल हैं और 2H प्लस जब आप कहते हैं तो H प्लस के कितने मोल हो गए बेटा? 2 मोल्स हो गए। तो H प्लस के 2 मोल्स। बात समझ में आई? तो जिसके मोल्स ज्यादा उसकी रेंडमनेस ज्यादा। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं N2O4 वाले पे लिखूं N2O4 और 2NO2 में पूछ लूं एंट्रोपी किसकी ज्यादा,
तो आप कहेंगे जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा वहां पे एंट्रोपी ज्यादा। ठीक है, तो ये हमने सी पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट क्या था? गैस, लिक्विड, सॉलिड में गैस की सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की एंट्रोपी। उसके बाद हाँ अभी डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली भी डिफाइन करेंगे एंट्रोपी को। अब समझ रहे हैं रेंडमनेस किसकी ज्यादा है। फिर हमने कहा अगर हमारे पास H2 और H डॉट है तो H2 की रेंडमनेस ज्यादा होगी अगर हमने सेम मोल ले लिया। N2O4 NO2 है तो N2O4 की ज्यादा होगी अगर हमने दोनों के 1 1 मोल ले लिया। लेकिन अगर हमने कहा N2O4 से 2 मोल NO2 बन गया, N2O4 से 2 मोल NO2 बन गया, तो फिर आप कहेंगे कि भाई जिसके मोल ज्यादा उसकी रेंडमनेस ज्यादा, तो उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट डी पॉइंट देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे मिलेंगे। इफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोल्स, मतलब इसका सीधे क्वेश्चन में यूज आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में यूज आ रहा हो। इफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोल्स बोथ सेम, पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं, देन एंट्रोपी is more for higher molecular weight, higher molecular weight। बोले कॉम्प्लेक्सिटी और मोल सेम का मतलब क्या है? जैसे मैं दो गैसेस ले रहा हूं, एक मैंने Cl2 ले ली, एक मैंने O2 ले ली, दोनों के 1 1 मोल हैं, बॉन्ड भी सेम। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्रोपी ऑफ Cl2 और एंट्रोपी ऑफ O2 में कौन ज्यादा, तो Cl2। क्यों? क्योंकि Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट O2 के मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा है। बात समझ में आई? तो अगर आप ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ लें तो हो सकता है एक क्वेश्चन तो आपको इन्हीं में से मिल जाए। एंट्रोपी बेस पे भी क्वेश्चन मिलते हैं। यस, नोट कीजिए। अब बेटा हमने कार्नोट इंजन पढ़ा था और हमें पता है कि जब हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की, तो कार्नोट इंजन में रिवर्सिबल प्रोसेस यूज होती, ठीक है, और साइक्लिक थी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की जब हम बात करेंगे और साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे, तो देखिए वहां पे हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो एफिशिएंसी थी वो 1 - T2/T1 थी, या इसी को हमने लिख लिया था 1 + Q2/Q1। प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे Q2 और Q1 को आपको विद साइन रखना है। तो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर एक बार आप 1 - Q2/Q1 लिखा रहे हैं, एक बार आप 1 + Q2/Q1 लिखा रहे हैं। तो Q2/Q1 अगर लिखा गया तो विद साइन आपको लिखना है, यस। और अगर 1 - Q2/Q1 लिखा गया यानी आपको Q2 और Q1 का मैग्नीट्यूड लेना है। तो इस बात को समझिएगा। अब अगर मैं यहां से इसको कंपेयर करूं तो इसे हम कह सकते हैं, देखिएगा इस इक्वेशन को मैं 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, चलिए इसको कैंसिल कर ही दें, यहां से 1 से 1 हमने कैंसिल किया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? Q1/T1 + Q2/T2 = 0। ठीक है, यहां पे आप चाहें तो लिख लीजिए Q1 and Q2 विद साइन। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका, मैथ्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं समेशन Q/T = 0। भाई जितनी भी हमारे Q और T का रेशियो जो चल रहा है उन सबको हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, साइक्लिक प्रोसेस है तो इसको लिखने का एक और तरीका, इंटीग्रेशन। सम का मतलब इंटीग्रेशन और साइक्लिक प्रोसेस है इसलिए हमने एक गोला बना दिया। ठीक है, तो यहां पे आप इसे कहते हैं dq रिवर्सिबल बाय t दैट इज इक्वल टू 0, और इसी को डिफाइन किया गया ds, चेंज इन एंट्रोपी। फाइन, और ये जो s है दिस इज अ स्टेट फंक्शन। ये मैंने आपको पहले बताया था, उस समय मैंने आपसे कहा था कि इसको लिख लीजिएगा। तो
अगर साइक्लिक प्रोसेस में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो वो खाली स्टेट पे ही तो डिपेंड कर रही है, पाथ पे कहां डिपेंड। ठीक, तो आज के बाद जो आपको याद रखना है वो क्या है, ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t। नोट कीजिए, ये है हमारी चेंज इन एंट्रोपी। फिर से एक बार याद दिला दूं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आगे एक लॉ आएगा जो कहेगा, वो बाद में करेंगे, बट अभी दिमाग में पहले ये डालिए कि हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। फाइन, यहीं से फिर से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं dq रिवर्सिबल बाय t को, हाँ, तो यहां पे मैं कहूंगा कि लिमिट मेरी S1 से S2, S1 कब, जब मेरा टेम्परेचर T1, और S2 कब, जब मेरा टेम्परेचर T2। फाइन, इंटीग्रेशन ds करेंगे तो क्या आ जाएगा, S लिमिट S1 से S2। यहां पे आप देखेंगे तो ये आपको dq रिवर्सिबल को मैं लिख सकता हूं nc dt बाई t। बात समझ में आई? अब बहुत ध्यान से, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि c में फंसा देते हैं। तो अभी मैं ले रहा हूं, अगर मेरा c कांस्टेंट है, और अगर c के बारे में कुछ कहा ना जाए तो c आपको कांस्टेंट लेना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। वो मेंशन करेगा कि c टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अगर नहीं मेंशन किया तो c को कांस्टेंट ले। तो यहां पे आपका आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू nc, कांस्टेंट था बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt बाई टी, इसको मैं लिख सकता हूं ln, ओके, लिमिट डाल दूं t1 से t2, ln t, यहां लिमिट आ गया t1 से t2। ठीक है जी, बस हमारा फॉर्मूला डेल्टा s इज इक्वल टू nc ln t2 बाई T1। इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो अभी दिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, अब देखिएगा, जनरली, बहुत ध्यान से, जनरली C ग्रेटर देन 0, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, जब भी हमारा x हो, ये 0 ग्रेटर देन 0 कैसे हो गया, C है ये। हाँ, जनरली C इज ग्रेटर देन 0। हाँ, मैंने आपसे कहा था जब भी हमारा pv टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट में x की वैल्यू 1 और गामा के बीच में आएगी तो हमारा c कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो जनरली c ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होता है। तो अगर आप कहें कि आपका t इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा s भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आई? डेल्टा एस भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर टी डिक्रीज होगा, अगर टी डिक्रीज होगा तो डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं डेल्टा एस पॉजिटिव है, इंक्रीज भी हो रहा है, पॉजिटिव भी है। ठीक है, डेल्टा एस पॉजिटिव, ओके। टी डिक्रीज होगा तो कम हो गया ना, T2 T1 से कम हो गया, एल एन वाली वैल्यू नेगेटिव दे देगी। ओके, तो डेल्टा एस नेगेटिव आ जाएगा। चेक करो, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, ये C ग्रेटर देन 0 के लिए, अगर C रिवर्स हो गया, इफ C लेस देन 0, हाँ जी, अब क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल्टा एस, अच्छा यहां पे मैंने डेल्टा एस इंक्रीज लिख दिया, ये डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा बेटा, और आपका एस इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां पे एस डिक्रीज होगा। हाँ जी, अब सोचो, सी अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, एन सी नेगेटिव हो गया, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो T2 बाई T1 1 से बड़ा, वैल्यू आपकी पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव,
सी नेगेटिव, यानी आपका एस जो है वो, एक मिनट, डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं, डेल्टा एस नेगेटिव। यहां पे डेल्टा एस नेगेटिव क्यों? अरे बाबा, एन सी एल एन T2/T1, ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस कैसा आ जाएगा? नेगेटिव, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। और डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब एस में डिक्रीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर से एक बार मैंने क्या कहा आपसे, अगर मेरा सी पॉजिटिव है, देखो देखो यहां पे देखो ना, ये बहुत सिंपल सा है। आपने कहा डेल्टा एस की वैल्यू NClN T2/T1 है, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा सर सी तो पॉजिटिव हो गया, सी पॉजिटिव आया आपका, ये वाला टर्म। अगर T2 T1 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब डेल्टा एस आपका क्या आ गया? पॉजिटिव। डेल्टा एस होता क्या है? डेल्टा एस होता है S2 माइनस S1 या S फाइनल माइनस S इनिशियल। ये अगर पॉजिटिव हो गया तो S2 की वैल्यू S1 से ज्यादा हो गई, इसका मतलब आपका जो एंट्रोपी है उसमें इंक्रीज हुआ होगा। फाइन। चेंज इन एंट्रोपी जब आप कहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो अगर वो पॉजिटिव है तो S2 S1 से बड़ा हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो S2 S1 से छोटा हो जाएगा, ठीक। दूसरे केस में क्या होगा, देखिए यहां पे NClN T2/T1, ये तो आपने कहा पॉजिटिव, T2/Tn नेगेटिव आ गया, तो डेल्टा एस आपका नेगेटिव आ गया। ये बात समझ में आई? डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब S2 माइनस S1 लेस देन 0, इसका मतलब S2 की वैल्यू S1 से कम हो गई। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो आपका S जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ गया सबको? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, दैट इज एंट्रोपी चेंज, ठीक है। अलग अलग आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, मैंने पॉइंट ही बना दिए, क्वेश्चन ना करके मैं पॉइंट बना के आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं। फॉर केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है आपको और उसमें आपसे कहा जाए कि भाई इसमें एंट्रोपी चेंज कैसे होगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2A गैस प्लस 3B गैस, इसने आपको एक प्रोडक्ट दिया 4C गैस, लिख लीजिए, चलिए कुछ भी लिख सकते हैं हम, फाइन। कोई भी इस तरह की हमने एक रिएक्शन आपको दे दी कि एक गैस और दूसरी गैस मिलके तीसरी गैस बना, फाइन। और आपसे कहा गया कि डेल्टा आर एस, डेल्टा आर एस का मतलब है एंट्रोपी चेंज फॉर रिएक्शन, डेल्टा एस फॉर रिएक्शन। ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है इसके लिए आपको ये लिखना है, ठीक। तो अब इसमें एक टर्म कई बार आप देखेंगे यहां पे क्या होगा, जीरो लिख देंगे, ऊपर या साइड में एक जीरो लिखा हुआ होगा। तो ये जो जीरो होता है, दिस जीरो इज फॉर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट एंट्रोपी चेंज आ गया। अब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है भाई? स्टैंडर्ड स्टेट कुछ नहीं, ये आपका प्रेशर 1 atm और 25 डिग्री सी, इस पे ये आपकी स्टैंडर्ड स्टेट है। तो जब आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस टेम्परेचर पे, ये आपका डेल्टा एस नॉट हो गया। और डेल्टा एस का मतलब किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है, जो आपको दिया जाए। तो यहां पर ये आपकी होती है डेल्टा एस नॉट फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस नॉट फॉर रिएक्टेंट्स। क्लियर? बिल्कुल, आप इसे नोट कीजिए। फिर देखिए एक इक्वेशन में आपको समझाता हूं, ये ऊपर जो रिएक्शन लिखी है इसी के लिए हम कैसे डेल्टा एस निकालेंगे। तो डेल्टा आर एस नॉट अगर मैं आपसे कहूं, तो प्रोडक्ट में जो ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको लीजिए 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे आप लिखेंगे डेल्टा एस नॉट, किसके लिए? सी के लिए।
एंट्रोपी चेंज फॉर सी, ठीक है, माइनस, फिर आप लिखेंगे ट्वाइस, ये हम रिएक्टेंट है, ये तो हमारे प्रोडक्ट हो गए, ये प्रोडक्ट का आ गया। अगर दो और ज्यादा है तो आप उन सबको कंसिडर करेंगे, बिल्कुल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 2 इंटू डेल्टा एस नॉट, ये किसका है, 2a के लिए है, ठीक, प्लस 3 इंटू डेल्टा एस नॉट किसके लिए, b के लिए, क्यों, बिकॉज उसका स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट b, ठीक है। ये मैंने आपको एक जनरल दिखाया, एक रिएक्शन के लिए भी दिखा देते हैं, एक एग्जांपल लिखिएगा। बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रही है, तो नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस, दैट गिव्स यू 2 NH3 गैस, फाइन। जल्दी से इसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट एंट्रोपी चेंज लिख दीजिए रिएक्शन का, बिल्कुल, टाइम दिया आपको सर, आ गया था। अब यहां पे अगर आप इस रिएक्शन की S0 देखेंगे तो 2S0 अमोनिया NH3, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, माइनस S0N2 प्लस 3 टाइम्स S0H2, तो बहुत सिंपल सा है, ठीक। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कई बार इस पे आप देखेंगे एनसीईआरटी पे भी इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में पीछे, इसको याद रखिएगा। अगर बेटा डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, Ng याद है ना आपको, डेल्टा Ng, हाँ, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के मोल्स, गैसियस मोल्स, ठीक है, तो ये आपका अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा S आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो ये आपका डेल्टा S लेस देन 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको रिएक्शन दी जाएंगी, आप केवल उसके चेंज इन गैसेस मोल्स देख लीजिएगा, डेल्टा Ng, और आप बता सकते हैं कि डेल्टा S पॉजिटिव होगी या डेल्टा S नेगेटिव, नोट कीजिए। फिर एक और डेल्टा S कैलकुलेशन आपको बताते हैं, ठीक है, हाँ, हेडिंग डाल लेते हैं यहीं पे, एंट्रोपी सेकंड लिखिएगा, एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन याद है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है, इस टाइप पे। और एक सिंपल सी इक्वेशन ले रहा हूं जो आपको पता है, H2O, और सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, लिक्विड, ओके, रिवर्सिबल दिखा देते हैं, चलिए आपको, H2O गैस, फाइन, और ये प्रोसेस 1 atm, ऐसे करके प्रेशर और टेम्परेचर आपको दिया होगा, 1 atm 373 केल्विन, जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, इस पे फेज ट्रांजिशन होता है, हाँ, और फेज ट्रांजिशन में आपको पता है प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे है, ध्यान रखना। अगर मैं यहां 2 atm कर दूं तो फिर ये रिवर्सिबल नहीं होगी, या मैं 1 atm करूं और टेम्परेचर को चेंज कर दूं, 300 केल्विन कर दूं, तो भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो मैं आपको डेल्टा एस कैलकुलेट करना बता रहा हूं, फॉर्मूला जो बताऊंगा, वो होगा किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, चाहे तो लिख लीजिए ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक। तो यहां पे लिखिएगा, जैसे अगर हम इस पर्टिकुलर की बात करें तो डेल्टा एस, क्योंकि यहां वेपराइजेशन हो रहा है, तो डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T वेपराइजेशन, ठीक है। और ये टेम्परेचर आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये किस पे होगा,
373 केल्विन है। ठीक, ओके। तो अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर जब था, तो अगर आपको याद हो, एक मिनट, यहां पे मैंने लिखा था क्यू रिवर्सिबल, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट, अरे भाई, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो क्यू रिवर्सिबल है, ये बेटा हमारा डेल्टा एच वेपराइजेशन आ जाएगा। पीछे देखिएगा जहां पे हमने एंथैल्पी कैलकुलेट की, ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर या प्रेशर चेंज किया तो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखें, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग वेपराइजेशन क्या हो गया, इज डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय 373 केल्विन। ओके, बार बार कह रहा हूं, स्टार के साथ लिख लेना, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आपने यहां पर 1 atm और 300 केल्विन कर दिया, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय 300 केल्विन मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे कहा H2O सॉलिड रिवर्सिबल दिखाया, H2O लिक्विड, टेम्परेचर और प्रेशर बताएंगे आप। 1 atm अगर मैंने आपको प्रेशर दे दिया, तो बेटा यहां पर 273 केल्विन आएगा। ठीक है, ये इसी प्रोसेस पे फ्यूजन है, ये इसी प्रोसेस पे रिवर्सिबल है। तो यहां पर जब आप डेल्टा एस कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना, 273, ये ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट जो है बेटा, वो आपका एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डेरिवेशन भी आपको कराऊंगा, ठीक है, बट ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम शुरुआत करेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लिखें, तो हम लिखेंगे du इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आप सबको पता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने लिखा एन सी वी डी टी, डी क्यू की जगह में टी डी एस लिख दे रहा हूं। अभी अभी देखिए, हमने डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी लिखा था, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, याद आया। ओके, तो एनसीवी डी टी इज इक्वल टू टी डी एस, और डी डब्ल्यू की जगह मैं लिख दे रहा हूं माइनस पी डीवी। ओके, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं इसको, और यहां पे मैं लिख देता हूं टी डी एस इज इक्वल टू एनसीवी डी टी प्लस पी डीवी। ओके, बहुत आसान सा डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भी आप भूल गए फॉर्मूला, तो आप कैलकुलेट कैसे करें। यहां पे बेटा टी से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जाएगा डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस पी डीवी अपॉन टी। ठीक है, ओके, P अपॉन टी आइडियल गैस की बात हो रही है, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P अपॉन टी की जगह NR बाई V लिख सकता हूं। तो देखिए, मैं फिर से यहां पे कुछ रीअरेंज करके इसे लिख रहा हूं, NCV dt बाई टी प्लस NR बाई V dV। क्लियर है, और इस पूरी इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा। यहां पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, बहुत ध्यान से, बस इसे आपको याद रखना, S1 से S2 गए, यहाँ पे टेम्परेचर है T1 से T2 गए, यहाँ वॉल्यूम है V1 से V2 गए। ये हमारी इक्वेशन डेरिवेशन के लिए आएगी, और जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो आपको याद रखना है। वो क्या है, देखिएगा, डेल्टा एस आइडियल गैस के लिए, यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए, फॉर आइडियल गैस डेल्टा एस इज इक्वल टू एन
CV dt बाई टी जब आप करेंगे तो मैं डायरेक्टली अब लिख दे रहा हूं, बहुत बार करा चुका हूं आपको, ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ये बनी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे चांसेस हैं, ठीक है। ये किसके टर्म्स में है? ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कह सकते हैं आप, ठीक, बिल्कुल। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करते हैं कई बार प्रेशर दे देते हैं, तो इन्हीं में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तब मुझे बताइए, फिर मैं आगे चल रहा हूं। इसी इक्वेशन को फर्दर थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं, और इसमें से वॉल्यूम हटा के मैं प्रेशर को लेके आऊंगा। तो डेल्टा एस को मैंने लिखा बेटा एन सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस NR, ठीक है। यहां पे V2 क्योंकि आइडियल गैस है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए कैसे लिखूंगा, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू, अच्छा एक इक्वेशन हमारी थी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, क्लास 9 से इस इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो, आइडियल गैस के लिए। तब तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात भी नहीं हुई थी, तब हमने ये समझ लिया था जब गैस लॉस पढ़े, ठीक है। तो यहां से V2 बाई V1 को देखो क्या लिखोगे, P1 T2 अपॉन P2 T1, क्या लिख सकता हूं? ओके, तो ln P1 T2 अपॉन P2 T1 मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा जी, अब इसको जरा देखते हैं, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2, क्या ये लिख सकता हूं? ओके, अब यहां पर मैं N ln T2 बाई T1 कॉमन ले लेता हूं, ये मेरा आ गया CV प्लस R प्लस NR ln P1 बाई P2, क्लियर हो गया। CV प्लस R क्या था? CP। ओहो क्या बात है, देखिए कितना बढ़िया आपका बन गया। ये आपका आया NCP ln T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2। तो जब आप प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या आता है? CP, पहला वाला टर्म NCP ln T2 बाई T1, और जब आप वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं तो NCV ln T2 बाई T1, ठीक है, बिल्कुल। ये दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन में आपको प्रेशर दिया जाएगा या वॉल्यूम दिया जाएगा, फाइन। तो ये है आपकी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, इससे आप किसी भी प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस का आपसे P1 इज इक्वल टू P2 रख दो, डेल्टा एस कितना आ गया? एनसीपी डेल्टा, सॉरी एनसीपी ln T2 बाई T1, आ रहा है समझ में? अभी करा देंगे, चिंता मत करो, पहले इसको नोट करो, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, वॉल्यूम में V2 बाई V1 है और प्रेशर में P1 बाई P2, वेरी गुड, नोट कीजिए। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट कीजिए, इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे। एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस इन, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जब भी आप हीट करेंगे, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। सेकेंड, जब आप बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस,
chemical reactions in which delta Ng greater than 0। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा 4 या 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको इस पे बेस मिल जाएंगे। थर्ड आप देखेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होगा? मेल्टिंग का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में जाना, और आपको पता है लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है, यस, रेंडमनेस बढ़ रही है। फोर्थ, इसी तरह से आप बिल्कुल कह सकते हैं बॉइलिंग में। बॉइलिंग में क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे भी आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, फिफ्थ जो है वो लिखिएगा, सब्लिमेशन लिख लें, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। वेरी गुड। तो सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन की जब आप बात करें, सॉलिड से आपका गैस में जो ट्रांजिशन है, यहां पर भी आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। फाइन। एक और केस आपको मिल सकता है, वो है मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस। मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, जरा इसको सोचो। मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, यार मोल्स बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर रिएक्शन होगी तो हम नहीं कह सकते कि मोल्स बढ़ेंगे, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं हो रही है, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, तो x एक के डाले y दूसरे के डाले मिलके x प्लस वाई हो गए, तो मोल्स बढ़ गए। ठीक है, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ओके, और क्या बात कर सकते हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में एंट्रोपी कैसे बढ़ेगी? चेक कीजिएगा। ठीक, फॉर्मूला लिखा है आपको अभी अभी, डेल्टा एस गैस वाला। तो ये आप देखिए, वही मैं कह रहा था कि कई बार फॉर्मूला ना भी लिखा हो ना, अगर आपको ये 7 पॉइंट्स पता है तो 7 क्वेश्चंस तो आपके तैयार हैं। मुझसे ये पूछेगा एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बता देना क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो एंट्रोपी पे काफी बात हुई, थोड़ी सी कुछ चीजें और हैं, और फिर हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी पे। तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।